हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको फ्री टेस्ट देने को भी मिल जाएगा, यानी इसी लेक्चर का आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से डाउनलोड कर लें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैव ईंधन को बायोफ्यूल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त हो जाएगा। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी बायोफ्यूल के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों का भी सम्मान करता है, यानी जो सर रुडोल्फ डीजल ने जो अनुसंधान किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने साल 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। ठीक है, तो इस बात को याद करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को याद करने के लिए ही हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 2022 में। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से हुई थी। भारत में इसको कौन मनाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो इसको मनाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जरूर, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? चेन्नई में किया गया है। और इसमें जो पुरुषों की टीम थी या पुरुष वर्ग था, उसमें किस टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। किस टीम ने दोस्तों? उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, कब किया था? 28 जुलाई को, और 9 अगस्त को उसका समापन हुआ है। ठीक है, तो भारत बी टीम ने ओपन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि भारत ए की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और शतरंज ओलंपियाड का अगला संस्करण जो है 2024 में हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट, वहां पर आयोजित होगा। 2022 का जो ओलंपियाड है, शतरंज ओलंपियाड, ये रसिया में होना था, लेकिन रसिया में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो उसको देखते हुए क्या किया गया था कि जो ये शतरंज ओलंपियाड है उसको भारत ट्रांसफर किया गया था, और भारत के चेन्नई में यानी तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, अब हम 44वें चेस ओलंपियाड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो होस्ट सिटी कौन है? चेन्नई है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। दोस्तों, इसमें कितने कॉम्पिटिटर्स थे? तो ओपन की बात करें तो 937 कॉम्पिटिटर थे, जिसमें 800 वुमेन थी और 1737 टोटल कॉम्पिटिटर थे। देखिए, अब हम पोडियम की बात करें तो गोल्ड मेडल किसने जीता है ओपन कैटेगरी में? तो ओपन कैटेगरी में जीता है उज्बेकिस्तान ने, और फिर सेकंड नंबर पर आर्मेनिया रहा है, और थर्ड नंबर पर इंडिया 2 रहा है, यानी इंडिया बी। वुमेन्स की बात करें तो यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता है और जॉर्जिया सेकंड नंबर पर, और इसके अलावा जो इंडिया है वो
थर्ड पोजीशन पर रहा है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, ओपन पोडियम में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वुमेन्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है वो चुना गया है सुनील छेत्री को। किसे चुना गया है दोस्तों? सुनील छेत्री को चुना गया है। तो महिलाओं में मनीषा कल्याण और पुरुषों में सुनील छेत्री को 2021-22 के सीजन के लिए ऑल इंडिया महिला और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, कल्याण के लिए यह उनका पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि छेत्री को इस पुरस्कार से 7वीं बार सम्मानित किया गया है। यानी दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो सुनील छेत्री है उन्होंने 7 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और जबकि मनीषा कल्याण ने पहली बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। उन्हें पहली बार, यानी सुनील छेत्री को पहली बार 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जो सुनील छेत्री हैं और जो मनीषा कल्याण है, इन दोनों लोगों को फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस की बहुत ही फेमस प्लेयर रही हैं सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो इस साल के अंत तक टेनिस से संन्यास ले लेंगी। ठीक है दोस्तों, सेरेना विलियम्स की बात करें तो ये किस देश की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? अमेरिका की। तो इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी जिसमें सानिया मिर्जा ने भी ये घोषणा की है कि वो इस साल के अंत तक टेनिस से संन्यास ले लेगी। चलिए अब हम इस न्यूज पर बात करते हैं सेरेना विलियम्स पर। तो 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली अमेरिका की दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स। तो उन्होंने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सेरेना विलियम्स अपना आखिरी मैच यूएस ओपन में खेलेंगी, जो कि 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। दोस्तों, यहां पर यूएस ओपन की बात आई है तो एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, केवल आपको याद रखनी है आफ वाउ। क्या रखनी है दोस्तों? आफ वाउ। तो ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी साल की जब शुरुआत होती है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर साल के लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो आप केवल ये 4 अक्षर याद करके और जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको याद कर सकते हैं। सेरेना एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 65 से अधिक जीत दर्ज की है। उन्होंने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है और याद रखिएगा कि जो सेरेना विलियम्स हैं ये किस देश की टेनिस प्लेयर हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका यानी यूएसए की टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को हम फिडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे? फिडे बोलते हैं। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, भारत के चेस प्लेयर हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। तो उन्हें फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा अर्काडी ड्योकोविच को अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष किसको? विश्वनाथन आनंद को। और अर्काडी ड्योकोविच को क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये जो मीटिंग है या ये जो इलेक्शन है ये कहाँ हुए हैं? तो अभी जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हो रहा था चेन्नई में, वहां पर इसके चुनाव हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों फिडे की या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो यह एक शतरंज के लिए अंतरराष्ट्रीय निकाय है, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1924 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हुए हैं? तो दोस्तों जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड में, तो उसमें भारत ने कुल 61 मेडल जीते हुए हैं। कितने मेडल दोस्तों? 61 मेडल जीते हैं। तो
इस जिसमें 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए कुल पदकों के मामले में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है, यानी मेडल टैली की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। इस प्रकार से उसने 178 मेडल जीते हुए हैं और टॉप पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। इंग्लैंड ने 176 मेडल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और कनाडा ने तीसरा स्थान और इंडिया ने चौथा स्थान हासिल किया है। कुछ बातें भी डिस्कस कर लेते हैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में महिला और पुरुष एकल जीत करके गोल्ड मेडल जीता है, यानी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने दोनों ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। सिंधु ने महिला एकल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराया और लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में मलेशिया के तेजे योंग को हराया। अगला जो पॉइंट है वो है पुरुष बैडमिंटन युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने इंग्लैंड के बेन लैन और सीन बैंडी को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। टेबल टेनिस में अजंता शरद कमल ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। जी साथियान ने टेबल टेनिस पुरुष एकल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर सिल्वर मेडल जीता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की तो उसने सिल्वर मेडल जीता है। और मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों। जितने भी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको उसमें डिस्कस किया गया है, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है गुस्तावो पेट्रो किस देश के प्रेसिडेंट के बने हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है? तो जो गुस्तावो पेट्रो हैं वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। दोस्तों वह कोलंबिया में M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य हैं और उन्होंने जून में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। उनके पास हिंसा और गरीबी से निपटने और आर्थिक नीतियों को लागू करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी कोलंबिया में। वह वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। वह देश में सशस्त्र समूहों के साथ शांति वार्ता भी करेंगे। बात आई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों बोगोटा इसकी राजधानी है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है पैसो। कोलंबियाई पैसो जो है वो कोलंबिया की करेंसी है। दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक कंट्री है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें स्थित एक कंट्री है। यह दुनिया में जैव विविधता का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी सीमा उत्तर में कैरेबियन सागर से लगती है और पूर्व में वेनेजुएला से लगती है। ठीक है, तो पूर्व में है इसके वेनेजुएला और उत्तर में है कौन? कैरेबियन सी। कौन है दोस्तों? कैरेबियन सी। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में ब्राजील के साथ और दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू के साथ लगती है और उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा पनामा के साथ लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं उसकी जो नेबरिंग कंट्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एथेनॉल संयंत्र को समर्पित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पीएम मोदी ने 2G एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है या उसको देश को समर्पित किया है, तो वो किस राज्य में है? वो है हरियाणा में। हरियाणा का जो पानीपत है वहां पर 2G एथेनॉल संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, तो उस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 900 करोड़ की अनुमानित लागत राशि से बनाया गया है। इसे देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के हिस्से के रूप में बनाया गया है। यह संयंत्र लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे, जिसे पराली बोलते हैं, का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करेगा। इस परियोजना में शून्य तरल निर्वहन होगा और प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? सेकंड है, कोलंबिया की राजधानी क्या है? और थर्ड क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।